नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आज मैं भारतीय शासकों में गौरव रहे गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करने जा रहा हूं। विषय में गहरे उतरें इससे पहले मेरा प्रश्न है कि क्या हम भारतीय इतिहास को उसके सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं? एक उदाहरण देता हूं। एनसीईआरटी की स्कूलों के पाठ्यक्रम सहित अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को मैं टटोल आया हूं। मुगलों का इतिहास औरंगजेब के बाद क्या और किस हाल में रहा है पढ़ाया नहीं जाता। औरंगजेब वर्ष 1707 में मरा था। आखिरी के सारे मुगल जो फटे हाल ही सही वर्ष 1857 तक दिल्ली के तख्त पर आसीन थे। सोचिए कि इस 150 साल के इतिहास का विलोपन क्यों हो गया है? क्या इसलिए कि औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों की ऐसी दुर्गति हुई है जो शर्मसार कर देने वाली थी? वे सिंहासन से उतारे, घसीटे और मारे पीटे तक गए हैं। मुगलों पर हम उनका क्रम आने पर कार्यक्रम में सविस्तार चर्चा करेंगे, परंतु मेरा प्रश्न है कि औरंगजेब के बाद चुप्पी क्यों? इसका उत्तर देने के लिए आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना है, बल्कि सामान्य बोध ही बता देगा कि इन आक्रांताओं को महान बनाने और बताने की कवायद का यह हिस्सा है। इसके उलट मेरा प्रश्न है कि कितने लोग सातवाहनों को, उनकी गौरव गाथाओं को, स्थापित उच्चादर्शों को और गौतमीपुत्र सातकर्णी जैसे शासकों को जानते हैं? मैंने यह प्रयोग अनेक विश्वविद्यालयों में किया है। बहुत कम विद्यार्थियों के हाथ ऊपर उठते हैं। स्पष्ट है कि कोई बड़ा घालमेल है इस भूमिका के आलोक में। आज जानने का प्रयास करते हैं सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी को। कौन थे सातवाहन? इस पर मैंने सविस्तार एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर रहा हूं। पुनश्च यह जानना आवश्यक है कि सातवाहन साम्राज्य लगभग 450 वर्षों तक अस्तित्व में था। इस अवधि में उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को भारत के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करने से सफलतापूर्वक रोके रखा था। शकों के आक्रमण और उनकी साम्राज्यवादिता से भारतीय भूभाग त्रस्त हो गए थे। यहां तक कि सातवाहन शासकों को भी बड़े क्षेत्रफल की हानि उठानी पड़ी थी। ऐसे में उदय होता है पिता शिवस्वाति और माता गौतमी के बेटे अर्थात गौतमीपुत्र सातकर्णी का। गौतमीपुत्र की महत्ता को समझने के लिए थोड़ा उस समय के शकों से भी परिचित होते हैं जिनका प्रभुत्व था। भारत में शासन कर रहे शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। यूची आक्रमणों के भय से कई क्षत्रप ईसा पूर्व पहली सदी से ईस्वी की पहली शती के मध्य उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़ आए और नासिक के क्षत्रपों और उज्जैन के क्षत्रपों जैसी दो शाखाओं में बट गए। नासिक के क्षत्रपों में दो प्रसिद्ध शासक हुए, भूमक और नहपान, जिन्हें क्षयरात क्षत्रप के रूप में पहचान मिली है। इन्हीं क्षत्रपों के पतन के साथ ही सातवाहनों के पुनरोत्कर्ष का आरंभ होता है। उल्लेख है कि गौतमीपुत्र ने सर्वप्रथम अपने शासित क्षेत्र को शांति सुदृढ़ता प्रदान की। तत्पश्चात मामाल आहार और दक्षिणी महाराष्ट्र पर आक्रमण कर क्षहरात्र राजवंश को उखाड़ फेंका। उन्होंने उशवदात तथा नहपान जैसे शक्तिशाली क्षत्रपों को ही पराजित नहीं किया, अपितु उन्हें समर्थन देने वाले अथवा अधीनस्थ सामंतों एवं छोटे बड़े राज्यों को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। यदि शक क्षहरातों पर विजय के संबंध में गौतमीपुत्र की रणनीति पर जैन आवश्यक सूत्र की टीका निर्युक्त के अनुसार दृष्टि डाली जाए तो यह
ऐसा शासक प्रतीत होता है जो जीतना भी जानता था लेकिन कूटनीति का पारंगत भी था। क्षहरात राजवंश का प्रभावशाली शासक था नहपान, जिसे पराजित करने के लिए गौतमीपुत्र ने राजधानी भृगुकच्छ पर निरंतर 2 वर्षों तक आक्रमण किया, परंतु असफल रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपने एक मंत्री को भेष बदलकर नहपान के दरबार में भेजा। इस मंत्री ने नहपान के दरबार में अपना स्थान बनाया। प्रतिष्ठित प्रभावशाली होने के बाद राज्य कोष का खूब अपव्यय क्षत्रप के माध्यम से ही करवाया। ऐसे में आर्थिक दृष्टि से विपन्न क्षत्रप पर जब इस बार गौतमीपुत्र ने आक्रमण किया तब वह बुरी तरह पराजित हुआ। इस तरह गौतमीपुत्र का भृगुकच्छ पर अधिकार हो गया। क्षत्रप नहपान के साथ गौतमीपुत्र का युद्ध उनके शासनकाल के 17वें वर्ष में हुआ, जिसमें विजय के पश्चात उनका अनूप, सौराष्ट्र और अवंती जैसे क्षेत्रों पर निर्णायक अधिकार हो गया। नासिक से सातकर्णी काल के जो सिक्के प्राप्त होते हैं वे मूल रूप से नहपान के सिक्के थे। इन सिक्कों को गौतमीपुत्र ने पुनः अपनी मुहर डालकर ढलवाया था। शकों से मध्य व पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों को अवमुक्त कराने के पश्चात उन्होंने यवनों और पहलवों के विरुद्ध युद्ध कर राज्य का विस्तार किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित जानकारियां हमें नासिक गुफालेख, कार्ले गुफालेख तथा मुद्राओं से प्राप्त होती हैं। शक, यवन तथा पहलवों को गौतमीपुत्र द्वारा नष्ट किए जाने की चर्चा नासिक अभिलेख संख्या 2, 4 और 19 में है। नासिक के वाशिष्ठिपुत्र के गुहालेख को आधार माना जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य विस्तार आसिक प्रदेश, अश्मक, मूलक, सौराष्ट्र, कुकुर, अपरांत, अनूप, विदर्भ, आकर, अवंती, विंध्य, अछवत, परियात्र, सह्य, कान्हगिरी, मच्छ, सिरिटना, मलय, महेंद्र, सेतगिरी, चकोर आदि क्षेत्रों तक था। यही कारण है कि उन्हें सातवाह कुल यश प्रतिष्ठापन कर कहा गया है। गौतमीपुत्र ने त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन की उपाधि धारण की। इससे ज्ञात होता है कि उनका साम्राज्य पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक फैला हुआ था। विभिन्न प्रांतों और प्रदेशों को जीतकर उन्होंने राजराज, महाराज एवं स्वामिन जैसी उपाधियां हासिल की। अभिलेखों में उनकी विजय वीरता की तुलना राम, अर्जुन, केशव, भीमसेन, अम्बरीश, राक्षस, चारण, सूर्य, चंद्र, नवग्रह, नक्षत्रों, वायु, गरुड़, यक्ष आदि से की गई है। अनेक विद्वानों ने उन्हें विक्रमादित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया है, जो सही प्रतीत नहीं होता। गौतमीपुत्र ने कभी विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की है। वे विक्रम संवत का प्रयोग भी नहीं करते थे। उन्होंने सर्वदा अपनी ही राजकीय गणना का प्रयोग किया था। उनकी वह उपाधि जिससे विक्रमादित्य होने का भ्रम है थी वर वर्ण विक्रम चारु विक्रम, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी जैसी है। इसके उलट विक्रमादित्य का अर्थ होता है वीरता का सूर्य। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक विराट व्यक्तित्व थे। उन्हें सुंदर व्यक्ति कहा गया है, जिसका मुख मोहक और तेजस्वी था। उनकी चाल चित्ताकर्षक थी तथा बलिष्ठ लंबी भुजाएं थी। वे जहां उपस्थित रहते सभी लोगों में उत्साह का संचार हो जाया करता था। सातवाहन शासकों की क्रमिकता में उनका उल्लेख मत्स्य पुराण में 23वें, वायु पुराण में 21वें तथा भागवत व विष्णु पुराणों में 17वें क्रम में मिलता है। अनेक साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि गौतमीपुत्र ने वर्ष 106 से 130 ईस्वी तक अर्थात 24 वर्ष तक शासन किया।
पुराणों में प्राप्त विवरणों के अनुसार उनकी शासनावधि 21 वर्ष रही थी। गौतमी पुत्र के व्यक्तित्व के कई रंग देखने को मिलते हैं। वे पहले सातवाहन शासक थे जिन्होंने अपनी माता गौतमी का नाम अपने नाम के साथ प्रयोग में लिया। वे स्वभाव से सरल व क्षमा को महत्व देने वाले सम्राट थे। नासिक गुफालेख के अनुसार वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। युद्धों में अनेक शासकों पर विजय मिली, तथापि उन्होंने अपने शत्रुओं को अभय दान दिया। पराजितों के वध में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे सनातन परंपरा के संवाहक और प्रोत्साहक थे। गौतमी पुत्र को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय, आगमान निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण नाम से पुकारा गया है। देश काल की आवश्यकताओं के अनुरूप वे त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम से संबद्ध धर्मों का पालन करते हुए शासन कर रहे थे। उन्होंने वर्ण संकरता को प्राश्रय नहीं दिया था। वे गुणवान व्यक्तियों के आश्रयदाता और सदाचार के प्रोत्साहक थे। गौतमी पुत्र के प्रशासन का आधार भारतीय शास्त्र थे। नासिक गुफालेख में गौतमी पुत्र को समस्त आगमों का ज्ञाता स्वीकार किया गया है। अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता के पश्चात भी वे एक सहिष्णु शासक थे। एक ओर तो उन्होंने सनातन धर्म के उत्थान में महती भूमिका का निर्वहन किया, साथ ही वे बौद्ध मतावलंबियों को ग्राम और भूमिदान में भी अग्रणी रहे थे। यह अवश्य है कि गौतमी पुत्र ने सभी वर्ग के भिक्षुओं को दान नहीं दिया, अपितु उन्होंने अधिकांशतः दान व भेंट कार्ला के महासांघिकों और नासिक के भादायनिकों को ही प्रदान किया था। गौतमी पुत्र ने बेहतर प्रशासन के लिए अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रशासकीय विभागों में बांटा हुआ था, जिन्हें आहार कहते थे। प्रत्येक आहार में एक अमात्य शासन करता था। उन्होंने नासिक के समीप भव्य वेणाकटक नगर बसाया था। उन्होंने कृषकों को लाभान्वित करने और खेती की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए थे। वस्तुतः गौतमी पुत्र सातकर्णी अपनी प्रजा के मध्य इतने लोकप्रिय थे कि उनके जीवन काल में ही उन पर अनेक गाथाएं और कविताएं लिख दी गई थी। सातवाहन गौरव सम्राट गौतमी पुत्र सातकर्णी का वृतांत और भी विस्तारित है। हम उनके व्यक्तित्व तथा कार्यों पर आगे भी चर्चा करेंगे। अभी इस प्रश्न के साथ आपको पुनः छोड़े जा रहा हूं कि प्रदत्त विवरण के आलोक में स्वयं को टटोलें और स्वयं से ही पूछें कि जो इतिहास आपने पढ़ा है क्या वह सही है, संपूर्ण है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।